गाइस, लास्ट वीडियो में हमने टेंस के बारे में डिस्कस किया था। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग कोरोना के इन दिनों में बिल्कुल स्वस्थ हेल्थी होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने जब टेंस के बारे में डिस्कस किया था तो हमने टेंस के 3 टाइप्स के पढ़ा था, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो आज हम उनके सब पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं। सब लोग अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए, सब लोग अपना काम कीजिए। तो टेंस के कितने टाइप्स करवाए थे मैंने उस दिन? 3 टाइप्स होते हैं टेंस के। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। हमने टेंस के 3 पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। अब हम इनके सब पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब कि प्रेजेंट के कितने पार्ट होते हैं, पास्ट के कितने पार्ट होते हैं एंड फ्यूचर के कितने पार्ट्स होते हैं। तो प्रेजेंट के आपके प्रेजेंट टेंस के जो होते हैं वो 4 पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस, एंड सेकंड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, एंड थर्ड आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड फोर्थ है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए ये जो टेंस होता है ना वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और ऐसे ही जैसे प्रेजेंट के 4 पार्ट्स होते हैं, सिमिलर पास्ट के भी उतने ही पार्ट्स होते हैं, फ्यूचर के भी उतने होते हैं। बस पास्ट इंडेफिनिट बन जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाता है, पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाता है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है। सब लोग रिटर्न भी करते रहे, साथ साथ रिटर्न करते रहे, ठीक है। ऐसे ही जब आप फ्यूचर की बात करोगे, फ्यूचर के सब पार्ट्स के बारे में डिस्कस करोगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए टेंस के 3 पार्ट्स थे और उनके 4 पार्ट्स थे। तो देखिए 4 4 4 12। अब आप लोग यूँ कंफ्यूज मत होना कि 12 पार्ट्स देकर आप लोग ये सोचो कि ज़्यादा बड़े हो गए हैं, लेकिन जब आप इनको एक एक क्लियरिटी से करोगे तो सबको क्लियरिटी से समझ आ जाएगा कि आपको कौन सा टेंस कब कहाँ यूज़ करना है, आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो हमारी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हाँ, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आप सबका प्यार मिलेगा हमारी वीडियो पर। तो अब हम चलते हैं प्रेजेंट टेंस के फर्स्ट पार्ट की ओर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमें कैसे पता चलता है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा? तो आपको पहचानना कैसे है, मतलब उसकी पहचान क्या होती है? तो पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होती है, किसी भी वाक्य के अंत में, किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है आ जाए तो वहां पर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। हिंदी तो सबको आती ही है, तो आपको पता चल जाएगा वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आ जाए। जैसे वह स्कूल जाती है तो ती है आ गया, तो मतलब वहां पर आप क्या यूज करोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आपको इसकी पहचान पता चल गई। लेकिन अब इंग्लिश बनानी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपका एक स्ट्रक्चर होता है, तो वो स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले लगता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? हम खुद होते हैं, मतलब मैं, आई, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है। सिंपल सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, इसका मतलब होता है या, ओब्लिक बोलते हैं इसको। इसका मतलब होता है या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वो देखना पड़ेगा हमारा कौन सा
सब्जेक्ट है हमारा, उसके अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। अब आप सोचोगे कि हमें तो पता नहीं है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस कब लगेगा। तो देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ पर लगती है आपकी, आई यू वी दे और प्लूरल। अब आप सोचोगे प्लूरल क्या होता है, तो प्लूरल बहुवचन है और आई यू वी दे प्लूरल के साथ आप क्या लगाओगे यहाँ पर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एंड वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ पर लगेगी, ही शी इट या फिर किसी का नाम हो एंड सिंगुलर नंबर, मतलब कोई एक व्यक्ति होगा तो उसके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ पर लगेगी, किसी भी वाक्य में जब मैं, यू, तुम, वी, हम, वे, दे और प्लूरल दे रखा हो आपको, तो आप क्या यूज़ करोगे वहाँ पर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सब्जेक्ट हैं आपके सारे कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने बोला था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा, तो आपको पता चलेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा। आई यू वी दे प्लूरल के साथ आप क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस कब लगाओगे आप, जब आपको किसी वाक्य में ही शी इट या किसी का नाम और सिंगुलर दे रखा हो। सिंगुलर मतलब एक वचन, किसी एक व्यक्ति का नाम या फिर किसी एक व्यक्ति के बारे में कुछ बताना हो, तो आप क्या लगाओगे, सिंगुलर। ठीक है, समझ में आया सबको, सबने नोट डाउन कर लिया, अच्छे से समझ आया। ठीक है, तो अब मैं देखिए एक वाक्य लिखती हूँ, तो आप बताइएगा कि क्या वो वाक्य आप बना सकते हो या नहीं बना सकते हो। स्ट्रक्चर ये रहा, मतलब आपको इंग्लिश में इस तरह से वाक्य बनाना है। ठीक है, अब मैं आपको एक वाक्य लिखती हूँ, पहचान पता चली गई होगी सब बच्चों को, ता है, ती है, ती है। ठीक है, तो मैं इसी पहचान को लेते हुए एक सेंटेंस लिखती हूँ, राधा खाना खाती है। देखिए यहाँ ती है आ गया, तो मतलब आपको पता चल गया कि राधा जो है खाना खाती है, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और आप हिंदी से पता कर सकते हो कि प्रेजेंट में ही हो रहा है ये काम। जब कोई खाना खाता कब करता है, अभी जो काम चल रहा है, अभी जो टाइम चल रहा है, तो राधा खाना खाती है, मतलब राधा आया है, तो मैं इंग्लिश में लिखूंगी तो क्या आएगा, देखिए ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जब आपको ये पहचान जो है वो किसी क्रिया के साथ मिलती है, मतलब किसी वर्ब के साथ मिलती है, तो ये आपकी क्या है, वर्ब है। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है, अब हम वो लगाएंगे। तो राधा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा है मैंने, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। आपको पता है खाती है मतलब खाना क्या होता है, ईट मतलब खाना। ठीक है, तो ईट के साथ एस या ई एस लगेगा, वो हम देखेंगे अब इसके अकॉर्डिंग। तो देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई। नाम आया किसी का, नाम के साथ अब आप बताइए कि क्या लगता है। यहाँ पर कोई नाम नहीं है, यहाँ पर नाम है, नेम राधा है, तो राधा के साथ एस या ई एस लगेगा वर्ब की फॉर्म के साथ। ठीक है, तो ती है आ गया, तो मतलब ईट होता है, तो ईट के साथ आप एस लगाओगे या ई एस लगाओगे। सब लोगों ने पढ़ा हुआ ईट्स मतलब कि ई ए टी एस, ईट्स। ठीक है, फूड। तो ये हमारा हो गया, सिंपल था, ऑब्जेक्ट लग गया और लास्ट में फुल स्टॉप था, तो मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। हमारा ये ऐसे सिंपल सेंटेंस बन जाता है। समझ में आया सब बच्चों को कैसे करना है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब की फॉर्म यूज़ करनी है, और वर्ब की फॉर्म के बाद हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट लगाना है और फिर फुल स्टॉप लगाना है। समझ में आया सभी बच्चों को। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर था। नेगेटिव सेंटेंस में बस थोड़ी सी चेंज हो जाती है, वो भी क्या होता है, बस आपके जो वर्ब है उसके लिए एक हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, दैट मीन्स हेल्पिंग वर्ब जिसको बोलते हैं। तो आपको हेल्पिंग वर्ब वहाँ पर यूज़ करने। नेगेटिव सेंटेंस मतलब कि जिसमें नहीं वाले वाक्य बनते हैं और क्या वाले कोई वाक्य बने, क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, इन सब वाक्यों के लिए वहाँ पर हमें क्या यूज़ करनी पड़ती है, हेल्पिंग वर्ब।
मतलब वर्ब अकेली नहीं लगते, उसको किसी की हेल्प पड़ती है और जिसको बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब। तो आइए हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। बस यही है नेगेटिव सेंटेंस में भी इसका स्ट्रक्चर। जब नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करेंगे, मैंने आपको बोला हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, तो हम एक बार हेल्पिंग वर्ब की ओर नज़र डालते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। नेगेटिव ही नहीं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी होते हैं, तो उनके अंदर हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। और वो कौन कौन सी होती है? डू या डज, ठीक है। और हमेशा टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब जितनी भी होगी वो हमेशा वर्ब से पहले लगती है, ठीक है। तो हम एक बार इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस की जब हम बात कर रहे थे, नेगेटिव सेंटेंस की जब हम बात कर रहे थे तो नहीं वाले वाक्य के लिए हम क्या लगाते हैं? नॉट, नॉट लगाते हैं, ठीक है। आप लोग उतार क्यों नहीं रहे हो? उतार सकते हो, मगन हो गए, ठीक है। तो स्ट्रक्चर हम नोट वाला कोई वाक्य लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या है? डू या डज, ठीक है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, सॉरी नोट नहीं लगाया मैंने, नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस की बात की थी तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट लगता है, और नोट लगने में थोड़ा सा बड़ा लिख देती हूँ मैं, छोटा लिख दिया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ठीक है। आप देखोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी सिंपल सेंटेंस में भी बस वहाँ SEIS लगे, तो SEIS हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में लगा दिया, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी नेगेटिव सेंटेंस में SEIS लगाने, सीधा आपको अपनी फॉर्म यूज़ करनी है। तो अब आप सोचोगे डू कहाँ लगाएं, डज कहाँ लगाएं, ठीक है। तो डू डज के लिए भी सेम वही प्रोसेस होगा जो हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगा कर किया था, ठीक है। तो देखते हैं डू कहाँ पर लगता है और डज कहाँ पर लगता है। डू लगता है आपका आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ, सीधा वही जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पर लिख सकते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी सिंपल सेंटेंस में यहीं पर लगाई थी, ठीक है। और डज कहाँ पर लगेगा? ही, शी, इट, किसी का नाम और सिंगुलर। देखिए यहाँ पर डू के साथ SEIS लगा था, ठीक है, तो ये डज बन गया था। ऐसे ही सिंपल सेंटेंस में भी यही था ना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS था यहाँ पर, ठीक है। स्ट्रक्चर समझ में आया सभी बच्चों को? फिर से एक बार बोलती हूँ कि स्ट्रक्चर में हमने क्या किया है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ठीक है। अब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखनी है, अब हमें उससे SEIS नहीं लगाना, बस अब ये देखना है कि जो हमने दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए अब वो कहाँ कहाँ यूज़ होंगी। तो वो कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है हमारी? डू कहाँ पर यूज़ होता है? जब किसी वाक्य में आई, वी, यू, दे या किसी प्लूरल से शुरू हो तो हमें डू लगाना है। और डज कब लगाना है? ही, शी, इट या नेम या किसी का सिंगुलर नाउन, तो जब हमें क्या लगाना है? डज लगाना है। तो अब हम एक किसी वाक्य पर डिस्कस करते हैं इसी बारे में, ठीक है। आई रब इट। इसी में मैं एक बार इंटेरोगेटिव का भी स्ट्रक्चर बना देती हूँ। इंटेरोगेटिव में बस क्या हो जाता है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाते हैं, मतलब डू या डज पहले आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये कौन सा सेंटेंस है आपका? इंटेरोगेटिव, जिसमें सवाल किया जाता है आपसे, ठीक है। तो वाक्य बनाते हैं इन पर। अभी हमने जो सिंपल सेंटेंस के अंदर जो वाक्य बनाया था वो क्या बनाया था? वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं।
ठीक है, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वे आया है, ये सब्जेक्ट है आपका, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, नहीं का नोट हो गया, और खेलना ये हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई। ठीक है, अब नहीं आया है तो आपको पता चल गया कि ये नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें ना की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस जब हमारा है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ी थी, हेल्पिंग वर्ब की। वर्ब को किसकी ज़रूरत पड़ी थी, हेल्पिंग वर्ब की। अब हेल्पिंग वर्ब हमारी दो थी, डू या डज, तो हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, अब वो किसके अकॉर्डिंग देखनी है, हमें किसके अकॉर्डिंग देखनी है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वेरी गुड। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप अपना देखेंगे कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी है। तो बताइए डू लगेगा या डज लगेगा, आपको बताना है। तो पहले मैं सब्जेक्ट के लिए कौन सा आता है, दे लगता है वे के लिए, वे दे होता है ना, ठीक है वे। अब आप बताइए प्लूरल के साथ दे वे प्लूरल था, प्लूरल के साथ डू लगा था, डज लगा था, डू लगा था। वेरी गुड जैस्मिन। दे डू, देखिए फिर क्या था तुरंत स्ट्रक्चर में, नॉट नहीं, इसका मतलब होता है कि या तो ये लगाओ या फिर ये लगाओ, एक ही लगेगा आप लोगों का। ठीक है, डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। खेलना मतलब प्ले होता है, खेलना, तो दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, ये आपका बन गया नेगेटिव सेंटेंस, बन गया। ठीक है, अब हम किसकी बात करते हैं, कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मैं लिखती हूँ, क्या तुम पढ़ते हो। किसी ने सवाल किया है आपसे कि क्या तुम पढ़ते हो, तो बताओ क्या कोई पढ़ता है, पक्का, कितना पढ़ते हो। अच्छा, फ्री फायर भी खेलते हो, सब लोग फ्री फायर खेलने में टाइम वेस्ट करते हो, आप नहीं खेलते। वेरी गुड, खेलना भी नहीं चाहिए, फ़ोन ही नहीं है, खेलोगे कहाँ से, फ़ोन आएगा तो आप भी इन जैसे ही हो जाओगे, हो तो इन्हीं के दोस्त। तो क्या तुम पढ़ते हो, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको समझ में इंटेरोगेटिव है। तो अब आपको देखना है कि डू या डज ये हेल्पिंग वर्ब के लिए लगा है। तुम, यू के साथ डू लगता है, डज लगता है, यू के साथ डू लगता है, डज लगता है, डू, तो डू लग गया। फिर सब्जेक्ट का आपका यू है। देखिए ऑब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने, पढ़ते हो, पढ़ना मतलब रीड या स्टडी, क्या आएगा, रीड आएगा, ठीक है, स्टडी कर दे, ठीक है। क्या तुम पढ़ते हो, डू यू स्टडी। देखिए ऑब्जेक्ट आप कहोगे ऑब्जेक्ट तो है नहीं, बस इतना ही खत्म हो रहा है, क्या तुम पढ़ते हो, डू यू स्टडी। ये गलत हो जाता है बेटा, पढ़ने में स्टडी यहाँ पर नहीं आएगा, वर्ब नहीं होगी, फिर यहाँ पर आएगा डू यू रीड। ठीक है, डू यू रीड ऑब्जेक्ट है नहीं हमारा, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, खत्म हो गया तो हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समझ में आया इंटेरोगेटिव। देखिए ये हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लग गई जब आपको पता चला कि वाक्य के शुरू में क्या लगा है। लेकिन आप ये कहोगे कि कई वाक्य तो वेयर, व्हेन, व्हाट इनसे भी शुरू होते हैं, वो कब लगते हैं, जब आपके वाक्य के बीच में क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये सब आ जाए, तब आपका WH फैमिली लगेगी। ठीक है, वो कभी और डिस्कस करेंगे हम लोग, WH फैमिली कहाँ कब लगती है, तो आपको पता होना चाहिए। पर हमारे टेंस के अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का यहीं तक वो होता है, तो आपको बस ये पता लगाना है कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे लगेगा, कैसे नहीं लगेगा। तो आप सब लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, अच्छे से समझ आया सब बच्चों को। एक एक रूल को अच्छे से देखना है आप लोगों को, और आपके लिए बहुत बेनिफिट है इस चीज़ के लिए। टेंस आपको जो हार्ड लगते हैं वो बहुत ईजी लगेंगे अब।
तो आप हमारी वीडियो को ऐसे एंड तक देखते रहिएगा, तो आपको पता चलेगा आगे टेंस कितने ईजी होते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घंटा बटन दबाइए और हमारी सभी नोटिफिकेशंस को देखते रहिए और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और जितने लोगों को आप शेयर करोगे तो उतना ही सब बच्चों के लिए भी बेनिफिट होगा, क्योंकि टेंस जो है सबको हार्ड लगते हैं और जो वीडियो को देखेगा तो तभी तो पता चलेगा कि टेंस हार्ड नहीं होते हैं। तो थैंक यू।